पाक गैरिजन एजुकेशन सिस्टम ननकाना क्लास सेकेंड ईयर के तलबा अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका फ़िज़िक्स ट्यूटर हाफिज़ एहसन अली। आई होप यू आर सेफ एंड साउंड बाय ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को ब्रीफली डिस्कस करेंगे और अकॉर्डिंग टू ALP इसको डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर के नाम से ज़ाहिर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यानी इलेक्ट्रो होता है इलेक्ट्रॉन और मैग्नेट होता है मैग्नेटिक इफेक्ट। वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन की वजह से जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है उसको इस चैप्टर के अंदर हम स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इस चैप्टर का नाम है। इसी से रिलेटेड जितने भी आज चैप्टर के अंदर आर्टिकल हैं वो सारे के सारे इसी से रिलेट ही करते होंगे। सबसे पहले जो इसका आर्टिकल है अकॉर्डिंग टू ALP वो है इंड्यूस्ड EMF एंड करंट। इंड्यूस्ड EMF एंड करंट से मुराद है इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड EMF एंड इंड्यूस्ड करंट अमूमन ये बोर्ड के अंदर अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन इंड्यूस्ड EMF एंड इंड्यूस्ड करंट। सबसे पहले आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी कि इंड्यूस्ड EMF क्या है और इंड्यूस्ड करंट क्या है। हम लोगों ने ऑलरेडी ये 15 चैप्टर पढ़ा हुआ है तो उसके अंदर आपको डेफिनेशन बताई गई कि सबसे पहले आपने इंड्यूस्ड EMF की डेफिनेशन और इंड्यूस्ड करंट की डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग ऑन इंड्यूस्ड करंट एंड EMF, कौन कौन से फैक्टर करंट के ऊपर अफेक्ट करते हैं और कौन कौन से फैक्टर EMF के ऊपर इफेक्ट करते हैं। उसके बाद कंक्लूजन कि जब आप इंड्यूस्ड EMF और इंड्यूस्ड करंट की डेफिनेशन और उसके फैक्टर जो उन दोनों पे इफेक्ट करते हैं उससे जो आपके पास नतीजा आता है उसको आपने डिस्कस करना होता है। इस शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर इंड्यूस्ड EMF एंड करंट, इसके अंदर 3 ही शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है और बाज़ दफ़ा उस क्वेश्चन दे देता है कि व्हाट इज राइट द फैक्टर इफेक्टिंग ऑन इंड्यूस्ड करंट और राइट द फैक्टर इफेक्टिंग ऑन द इंड्यूस्ड EMF। उसके बाद जो दूसरा इसी से रिलेट है डिफ्रेंशिएट डिफरेंट मेथड टू प्रोड्यूस्ड EMF, के EMF कितने तरीक़ों से पैदा होती है, उसके मुख्तलिफ मेथड जो हैं वो आपने उसको एक्सप्लेन करना है। अब ये जो है 1 2 3 4 5 6 मेथड हैं जिनके ज़रिए से EMF इंड्यूस होती है और ये अमूमन शॉर्ट आता है। सम टाइम वो पूछ लेता है कि डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूस EMF बाय मैग्नेट इन मोशन एंड कॉइल इन रेस्ट, कि जब कॉइल रेस्ट में है और मैग्नेट मूव कर रहा है तो उस केस में जो EMF इंड्यूस होती है उसको आप लिखें। अब मैग्नेट इन मोशन एंड कॉइल इन रेस्ट, कि आपके पास कॉइल है जो कि रेस्ट की हालत में है और उसके अंदर हम मैग्नेट को क्या करवा रहे हैं, मूव करवा रहे हैं। मैग्नेट के मूव करवाने से या तो मैग्नेट आगे जाएगा या पीछे जाएगा। जब मैग्नेट मूव करेगा तो उसके नतीजे में मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो वेरी करेगा। जब मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करेगा तो उससे क्या पैदा हो जाएगा, EMF पैदा हो जाएगा। कॉइल इन मोशन एंड मैग्नेट इन रेस्ट, पहले केस में मैग्नेट मोशन में था, कॉइल रेस्ट में थी। अब दूसरा जो केस है इसमें कॉइल जो है वो मोशन में है और मैग्नेट रेस्ट में है, यानी मैग्नेट आपने रखा है, कॉइल उसके अंदर मूव करवा रहे हैं। जब कॉइल उसके अंदर मूव करवाएंगे तो उससे उसके अंदर चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी। जब चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी तो उससे चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा और उससे EMF इंड्यूस होगी या EMF प्रोड्यूस होगी। दूसरा, बाय चेंजिंग द एरिया ऑफ द लूप, हमें पता है कि जो फ्लक्स होता है वो जो चीज़ों पे डिपेंड करता है B डेल A। अब मैग्नेटिक फ्लक्स, अब वो मैग्नेटिक फील्ड पे भी डिपेंड करता है और एरिया पे भी डिपेंड करता है। आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दें तब भी फ्लक्स चेंज होगा, एरिया को चेंज कर दें तब भी फ्लक्स चेंज होगा। तो पहले ये वाला तीसरा जो पॉइंट है, बाय चेंजिंग द एरिया ऑफ लूप, आप क्या कर रहे हैं, एरिया को चेंज कर रहे हैं। जैसे आप एरिया को कम या ज़्यादा करते हैं, उनके कम या ज़्यादा होने से जो फ्लक्स है वो भी क्या करता है, कम या ज़्यादा हो जाता है। जब फ्लक्स वेरी करेगा, एरिया के वेरी करने से फ्लक्स वेरी करेगा, जब फ्लक्स वेरी करेगा तो क्या होगा, EMF प्रोड्यूस होगा। डियर स्टूडेंट, EMF सिर्फ उसी सूरत में पैदा होता है, EMF सिर्फ उसी सूरत में पैदा होता है जब चेंज इन फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। अगर चेंज इन फ्लक्स नहीं होगा तो EMF कभी भी पैदा नहीं होगा। रोटेटिंग द कॉइल, जब हम कॉइल को रोटेट करवाते हैं, कॉइल ऐसे इसको जब रोटेट करवाएंगे तो इसकी रोटेशन से जो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड है वो पैदा होगी।
जब चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा होगा और ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। उसके बाद बाय चेंजिंग द करंट इन वन कॉइल ऑफ टू कपल्ड कॉइल, के दो कपल कॉइल हैं उनमें से किसी एक के अंदर आप करंट को चेंज करते हैं। जब आप करंट को चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड, जो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जब वो चेंज होगी तो फ्लक्स क्या होगा, चेंज हो जाएगा। जब फ्लक्स चेंज होगा तो क्या पैदा होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। बाय कॉइल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट, अब कॉइल है और इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इलेक्ट्रोमैग्नेट की जब आप मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा देते हैं तो उसके बढ़ाने से जो हमारे पास फ्लक्स है वो चेंज होगा और ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। अब इन्हीं छः जो आपके पास केसेस हैं, इन्हीं में से कोई एक केसेस या दो केसेस वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेता है। समटाइम वो ये पूछ लेता है कि डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूस्ड ईएमएफ बाय कॉइल इन मोशन एंड मैग्नेट इन रेस्ट बाय चेंजिंग द एरिया ऑफ लूप। अगर एरिया जो है वो क्लॉकवाइज घुमाएं तो उस सूरत में जो ईएमएफ वो किस सूरत में, किस डायरेक्शन में पैदा होगी। अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं तो उस सूरत में ईएमएफ की डायरेक्शन या करंट की डायरेक्शन क्या होगी जी। इसके अंदर दूसरा जो आर्टिकल है वह है मोशनल ईएमएफ अकॉर्डिंग टू एएलपी। ये सारे का सारा शॉर्ट आता है। इससे फैक्टर अफेक्टिंग ऑन इंड्यूस्ड करंट एंड ईएमएफ ये भी शॉर्ट आएगा। ये डेफिनेशन भी शॉर्ट के तौर पे पूछी जा सकती है और इन 6 केसेस में कोई एक केस वो शॉर्ट में पूछ सकता है या सम टाइम वो 2 केस भी शॉर्ट में पूछ लेता है। मोशनल ईएमएफ ये लॉन्ग क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू लाहौर बोर्ड। डेफिनेशन, सबसे पहले आपने मोशनल ईएमएफ की डेफिनेशन लिखनी है कि मोशनल ईएमएफ क्या है। किसी भी कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करने की वजह से जो उसके अंदर ईएमएफ पैदा होते हैं उसे मोशनल ईएमएफ का नाम दिया जाता है। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है मोशनल ईएमएफ ऐसे ईएमएफ जो किसी कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मोशन की वजह से पैदा हो उसे मोशनल ईएमएफ का नाम दिया जाता है। एक्सप्लेनेशन में अब क्या लिखेंगे कि आप लिखेंगे कि एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी डायरेक्शन आउटवर्ड है, इसके अंदर एक कंडक्टर रखा हुआ है। एक कंडक्टर रखा हुआ और कंडक्टर के मूव करने की वजह से इसके अंदर क्या पैदा हो रहा है, मोशनल ईएमएफ पैदा हो रहा है या ईएमएफ पैदा हो रहा है। जब वो कंडक्टर मूव करेगा तो उसकी जो पोजीशन है वो चेंज होगी। पोजीशन के चेंज होने की वजह से उसके अंदर क्या पैदा होता है, उसके अंदर ईएमएफ पैदा हो जाती है। उसके बाद इसकी डायग्राम अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक आपने डायग्राम बनानी है और वेल डिफाइंड डायग्राम होनी चाहिए। उसमें कोई किसी भी चीज़ में अबहाम नहीं होना चाहिए। बस सम टाइम बच्चे ऐसी डायग्राम बना देते हैं जिसका कोई लॉजिक ही नहीं होती, जो टेक्स्ट बुक से बिल्कुल भी रिलेट नहीं कर रही होती और अगर कॉन्सेप्ट के लिहाज से भी वो बिल्कुल ठीक नहीं। चौथे नंबर पे डेरिवेशन। डेरिवेशन में हमने ये डेरिवेशन है E इज इक्वल टू माइनस VBL के मोशनल ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ ऑफ द कंडक्टर। और उसके बाद जब आप डेरिवेशन कर लेते हैं उस डेरिवेशन से एक रिजल्ट आपके पास आता है जिसे आपने 2-3 लाइनों के अंदर डिस्कस करना है। अक्सर बच्चे रिजल्ट वाला पार्ट तो वैसे ही भूल जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि रिजल्ट है क्या और हमने इसको कैसे डिस्कस करना है। अब इसमें से जो सवाल आता होता है राइट फैक्टर इफेक्टिंग ऑन मोशनल ईएमएफ के, जो मोशनल ईएमएफ के ऊपर कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो इफेक्ट करते हैं। तो हमें पता है कि जो मोशनल ईएमएफ है वेलोसिटी पे इफेक्ट करते हैं, वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेट एंड लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। दूसरे इसमें से राइट कंडीशन फॉर कंटिन्यूस करंट कि कंटिन्यूस करंट लगातार करंट के बहने के लिए कौन सी कंडीशन लाजमी है, ये भी आपने लिखना है और अक्सर बच्चों को इसका पता ही नहीं होता। तीसरा इसका आर्टिकल इस चैप्टर का फैराडे लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और आपने ये 10th के अंदर भी पढ़ा होगा फैराडे लॉ, लेकिन उसमें आपने सिर्फ थोड़ा सा इसको डिस्कस किया था, सिर्फ डेफिनेशन थी और थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन थी। लेकिन सेकेंड ईयर के अंदर इसकी डेफिनेशन, इसकी एक्सप्लेनेशन। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, EMF प्रोड्यूस्ड इन द कंडक्टर इज इक्वल टू माइनस n चेंज इन फ्लक्स पर यूनिट टाइम, चेंज इन फ्लक्स पर यूनिट टाइम। एन से मुराद इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न हैं, नंबर ऑफ लूप्स हैं और चेंज इन फ्लक्स जो कॉइल के अंदर चेंज इन फ्लक्स पैदा हो रहा है, उन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो EMF प्रोड्यूस करता है। या चेंज इन
टाइम रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स इज इक्वल टू EMF विच इज कॉल्ड फैराडे लॉ। अगर एक टर्न है तो n की जगह 1 आ जाएगा, अगर 2 हैं तो 2 आ जाएगा, 3 हैं तो 3 आ जाएगा। उसके बाद एक्सप्लेनेशन, उसके बाद डायग्राम। डायग्राम के बाद आपने डेरिवेशन करनी है EMF माइनस n चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। उसके बाद लास्ट पे आपने इसका रिजल्ट डिस्कस करना है। जब आप रिजल्ट डिस्कस करेंगे तो सम टाइम ऐसा भी होता है कि शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं या मैग्नेटिक फील्ड और एरिया दोनों का, हम उस दोनों को इस तरह चेंज करते हैं कि दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है। हम मैग्नेटिक फील्ड और एरिया को इस तरह चेंज करते हैं कि दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है, जो पहले है वही बाद में है, तो बताएं EMF क्या होगी। जब दोनों का प्रोडक्ट सेम रहा, पहले भी वही था बाद में भी वही है, तो चेंज इन फ्लक्स क्या हो गया, कांस्टेंट। जब चेंज इन फ्लक्स यानी चेंज इन फ्लक्स कांस्टेंट का मतलब है कि चेंज इन फ्लक्स क्या आया, 0। जब चेंज इन फ्लक्स 0 आएगा तो EMF क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सम टाइम वो ऐसा पूछ लेता है कि अगर हमारे पास टाइम इन्फिनिटी हो, टाइम क्या हो, इन्फिनिटी, टाइम अगर इन्फिनिटी आ जाए तो पैदा होने वाला फ्लक्स क्या होगा, जब बटे में इन्फिनिटी आ जाएगा, कुछ भी ऊपर हो, अगर बटे में इन्फिनिटी है तो आपके पास EMF हमेशा 0 होगा। ये जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो हमेशा 0 आएगा। अब स्टेट, शॉर्ट क्वेश्चन जिसका आता है, स्टेट फैराडे लॉ एंड इट्स फार्मूला। 12 दफ़ा बोर्ड के अंदर आ चुका है कि स्टेट फैराडे लॉ एंड इट्स फार्मूला। आप इसी फार्मूले से इसकी डेफिनेशन और इसका जो है वह फार्मूला लिखेंगे। याद रखें, जब भी कोई लॉ होता है तो उसकी हमेशा स्टेटमेंट होती है, उसकी डेफिनेशन नहीं होती। क्वेश्चन नंबर आर्टिकल नंबर 3, लेंज़ेस लॉ एंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF। लेंज़ेस लॉ क्या है? लेंज़ेस लॉ कहता है कि जो करंट की डायरेक्शन है वो हमेशा उस चीज़ के अपोजिट होती है जो चीज़ करंट को पैदा कर रही है। जो चीज़ करंट को पैदा करेगी या जो चेंजिंग करंट को पैदा करेगी, करंट की डायरेक्शन हमेशा उसके अपोजिट होती है। आपने लेंज़ेस लॉ एंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF, सबसे पहले आपने इंट्रो देना है कि लेंज़ेस कौन था, ठीक है। उसके बाद ये जो इसकी स्टेटमेंट है कि द डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज अपोजिट टू द चेंजिंग विच प्रोड्यूस्ड इट, कि जो करंट की डायरेक्शन है वो हमेशा उस चीज़ के अपोजिट होती है जो चीज़ इसको पैदा कर रही है। अब देखें कि ये हमारे पास एक मैग्नेट है। मैग्नेट जब कॉइल से मूव करेगा तो चेंज इन फ्लक्स की वजह से उसके अंदर क्या पैदा हो जाएगा, करंट पैदा हो जाएगा। अब इसकी जो मोशन इस तरफ, अगर इस तरफ इसकी मोशन है और इस तरफ मोशन की वजह से, इधर से इधर मोशन की वजह से टूवर्ड्स द कॉइल, अगर मैग्नेट टूवर्ड्स द कॉइल मूव करता है और उसकी वजह से जो करंट पैदा हो रहा है तो करंट की डायरेक्शन जो है उसके अपोजिट होगी। देखें, अगर मैग्नेट इधर जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन इसके अपोजिट होगी, ठीक है। इसको आपने एक्सप्लेन करना है। उसके बाद इसके डायग्राम, जो बुक पे डायग्राम है उसको आपने अच्छे तरीके से बनाना है। और 5वें नंबर पे इसकी डेरिवेशन नहीं है, इसमें जो है बेसिक चीज़ लेंज़ेस लॉ एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि लेंज़ेस लॉ और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे एक दूसरे के साथ मिलते हैं, कैसे एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। आपने ये बताना है कि जो लेंज़ेस लॉ है वो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक ही है और ये लाजमी पार्ट है, इट्स ए कंपल्सरी पार्ट ऑफ द लेंज़ेस लॉ। इसके बगैर लेंज़ेस लॉ कंप्लीट नहीं होता। इसी से रिलेटेड वाई सेल्फ परपेचुअल सिस्टम इज नॉट पॉसिबल, कि सेल्फ परपेचुअल सिस्टम क्यों मुमकिन नहीं है। देखिए, जब हम किसी सिस्टम को एक बार एनर्जी देते हैं और फिर वो उसी एनर्जी को यूटिलाइज करता रहता है और हमें दोबारा एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इसका मतलब है कि ये सेल्फ परपेचुअल सिस्टम है जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अगेंस्ट है। आज तक कोई ऐसा सिस्टम नहीं बना जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अगेंस्ट हो। तो डियर स्टूडेंट, सेल्फ परपेचुअल सिस्टम पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ को एनर्जी देते हैं तो इनपुट के तौर पे उसे एनर्जी देते हैं तो वो उसके बदले में कुछ आउटपुट देता है जो कि इनपुट से कम होती है, और बाकी जो एनर्जी है एज ए हीट एनर्जी एंड एज ए जो है साउंड एनर्जी में खर्च हो जाती है। अगर हमने उसे एक बार एनर्जी दिया और उसी एनर्जी को यूटिलाइज करते वो बार बार अपना चक्कर कंप्लीट कर रहा है और बार बार हमें जो है वो आउटपुट देता जा रहा है, इसका मतलब है कि जो उसमें जो एनर्जी हमने दी है, जितनी हमने दी उतनी आउटपुट आ गई, ना हमारे पास जो एनर्जी जो है साउंड एनर्जी में चेंज हुई है ना हीट एनर्जी में चेंज हुई है, जो कि पॉसिबल नहीं है। जितनी भी आप इनपुट देंगे उस इनपुट का कुछ पार्ट जो है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगा, कुछ पार्ट साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होगा, और जो हमारे पास आउटपुट आएगी वो इनपुट के मुकाबले में क्या होगी, बहुत कम होगी।
इसलिए कोई भी सिस्टम सेल्फ परपेचुअल सिस्टम नहीं होता। सेल्फ परपेचुअल सिस्टम सिर्फ उसी सूरत में पॉसिबल है जितने हम इनपुट दें उतनी ही आउटपुट आ जाए, जो कि हमारे पास जो केस होता है वो आइडियल केस होता है, जो कि मुमकिन है नहीं है। उसके बाद डियर स्टूडेंट म्यूचुअल इंडक्शन, आर्टिकल नंबर 4 म्यूचुअल इंडक्शन, लॉन्ग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ये भी लॉन्ग है। इसमें सबसे पहले डेफिनेशन कि म्यूचुअल इंडक्शन क्या है, उसके बाद एक्सप्लेनेशन। म्यूचुअल इंडक्शन में ये होता है कि अगर आप एक कॉइल के अंदर करंट प्रोड्यूस करते हैं तो करंट के पैदा होने की वजह से उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से दूसरे कॉइल के अंदर क्या पैदा हो जाती है, ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाती है। जब एक कॉइल के अंदर आप जो है दोनों कपल्ड कॉइल हैं, दोनों कपल्ड कॉइल में से जब एक के साथ आप जो है बैटरी कनेक्ट करते हैं और उससे जब करंट पैदा होता है तो करंट पैदा होने की वजह से उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती हैं, और वही मैग्नेटिक फील्ड जब दूसरी कॉइल से पास होती हैं तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसके अंदर क्या पैदा हो जाता है, फ्लक्स पैदा हो जाता है। फ्लक्स पैदा होने की वजह से दूसरी कॉइल के अंदर क्या पैदा हो जाता है, ईएमएफ पैदा हो जाता है, और उसी को हम म्यूचुअल इंडक्शन का नाम देते हैं। उस प्रोसेस को जो नाम दिया जाता है वो म्यूचुअल इंडक्शन का नाम दिया जाता है। डेफिनेशन, उसके बाद उसके एक्सप्लेनेशन, क्या आपने दो कॉइल को रखा और एक को आपने बैटरी के साथ कनेक्ट किया, दूसरी को आपने बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं किया, ये सारा एक्सप्लेनेशन में आएगा। उसके बाद इसकी डायग्राम है, जो डायग्राम आपने अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक बनानी है। उसके बाद डेरिवेशन है -m del IP del T। अब ये क्या है, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस है, m से मुराद है म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब अगर आप इसकी डेफिनेशन लेना चाहें EMF की, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड चेंज इन करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब जो नेगेटिव साइन है ये हमें क्या बताता है कि EMF और चेंज इन करंट की डायरेक्शन एक दूसरे के क्या होती है, अपोजिट होती है। इसी से रिलेटेड जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है, डिफाइन हेनरी एंड फैक्टर ऑन विच म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड, के हेनरी क्या है और कौन से फैक्टर हैं जिनके ऊपर म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या करती है, इन्हिसार करती है। डियर स्टूडेंट, जो हेनरी है, हेनरी इज यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब हेनरी की डेफिनेशन आपने लिखनी है, और इसका जो यूनिट होता है, हेनरी का जो यूनिट होता है वोल्ट सेकंड पर एम्पियर होता है। और कौन कौन से फैक्टर जो है म्यूचुअल इंडक्टेंस पे डिपेंड कर रहे हैं, आप अगर इसको उठा के इधर लेके जाएं, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस एम जो है ये म्यूचुअल इंडक्टेंस है। इफ ये हमेशा वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, ईएमएफ पे डिपेंड करता है, और चेंज इन करंट के ऊपर जो है म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो डिपेंड करता है। इसके साथ पांचवा, म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन में सिर्फ एक फर्क है, म्यूचुअल इंडक्शन में आप एक कॉइल के अंदर करंट पैदा करते हैं, लेकिन दूसरी कॉइल में चेंज इन फ्लक्स की वजह से क्या पैदा हो जाता है, ईएमएफ पैदा हो जाता है। जबकि सेल्फ इंडक्शन के अंदर एक ही कॉइल होती है, उसी के अंदर जब हम करंट उसको बैटरी के जरिए से करंट प्रोवाइड करते हैं तो उस करंट की वजह से उसके अंदर ही जो क्या है वो चेंज इन फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाता है। तो म्यूचुअल इंडक्शन के अंदर दो कॉइल होती हैं, और एक कॉइल में चेंज इन करंट की वजह से दूसरी कॉइल के अंदर खुद ब खुद ईएमएफ पैदा हो जाता है। जबकि सेल्फ इंडक्शन के अंदर ऐसा नहीं होता, इसमें एक ही कॉइल होती है और उसी के अंदर ही चेंज इन करंट की वजह से ईएमएफ पैदा हो जाता है। उसमें सबसे पहला पॉइंट होता है डेफिनेशन, सेल्फ इंडक्शन क्या है, इसकी अपने डेफिनेशन लिखनी है। दूसरा एक्सप्लेनेशन, तीसरी डायग्राम, चौथी डेरिवेशन, और पांचवा रिजल्ट। ये दोनों के अंदर ज्यादातर चीजें कॉमन ही हैं। अब इसका रिजल्ट, जो इसका रिजल्ट होगा इसका रिजल्ट भी वही होगा, दोनों के रिजल्ट क्या आएंगे, सेम आएंगे। अब डिफाइन इंडक्टर। अब इंडक्टर क्या है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है, डिफाइन इंडक्टर। इंडक्टर क्या है, वाई सेल्फ इंडक्टेंस इज कॉल्ड बैक ईएमएफ। सेल्फ इंडक्टेंस को हम बैक ईएमएफ क्यों कहते हैं। और उसके इसी आर्टिकल से जो दूसरा क्वेश्चन बनता है, राइट यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ हेनरी। हेनरी का यूनिट होता है वोल्ट सेकंड पर एम्पियर। उसकी आपने डायमेंशन भी बतानी है, जो कि आपने फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 1 के अंदर डायमेंशन निकालने का तरीका आपने सीखा था, उसी के मुताबिक आपने इसकी डायमेंशन मालूम करनी है। अब जो वोल्ट सेकंड पर एम्पियर है, ये जितने भी हैं आपने सबको जो है बेस यूनिट में लेके जाना है। बेस यूनिट के बाद वहाँ पर आपने जो है वो डायमेंशन अप्लाई कर देंगे। याद रखें, जो डायमेंशन होती है वो हमेशा बेस यूनिट के ऊपर एप्लीकेबल होती है। ड्राइव्ड यूनिट को अगर हमने उसकी डायमेंशन निकालनी है तो ड्राइव्ड यूनिट को सबसे पहले हम बेस यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम उसकी डायमेंशन जो है वो अप्लाई करेंगे।
अब आर्टिकल नंबर 6, एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, बारह दफा आ चुका है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक ये है, एक आपके पास मोशनल ईएमएफ, एक फैराडे लॉ है। 12 दफा ये बोर्ड के अंदर आ चुका है। इसमें सबसे पहले इसकी डेफिनेशन एनर्जी की। अब जाहिर बात है कि इसके अंदर एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर, इसकी कोई प्रॉपर ना लॉ है ना कोई इसकी डेफिनेशन। तो इसमें जो डेफिनेशन लिखेंगे, इस डेफिनेशन से मुराद है कुछ छोटी मोटी स्टेटमेंट। आप इसमें स्टेटमेंट देंगे, कोई भी स्टेटमेंट, क्योंकि याद रखें जब किसी चीज़ की डेफिनेशन ना हो या उसका स्टेटमेंट ना हो तो उसे डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन से शुरू किया तो जा सकता है, लेकिन उसका इफेक्ट इतना अच्छा नहीं होता। उससे पहले आपने थोड़ी सी छोटी सी कोई स्टेटमेंट देनी है, हेडिंग देने के बाद छोटी सी कोई स्टेटमेंट, और उस स्टेटमेंट के बाद आपने उसकी एक्सप्लेनेशन, डायग्राम, डेरिवेशन और रिजल्ट। आपने जो इसकी डेरिवेशन है, एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर म्यू एम 1/2 Li²। एल का मतलब है सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस। एल से मुराद है सेल्फ इंडक्टेंस और आई से मुराद है करंट पासेस थ्रू द इंडक्टर, वो करंट जो इंडक्टर से पास हो रहा है। पहले केस में अपने ये मालूम करना है। इसी के साथ दूसरा केस है इसी आर्टिकल का, एनर्जी स्टोर इन टर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एनर्जी डेंसिटी। आपने ये जो एनर्जी फाइंड आउट की है, एनर्जी फाइंड आउट इन द फॉर्म ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एंड करंट, इसको जब आपने डिराइव कर लिया उसके बाद आपने दूसरा केस लिखना है, एनर्जी स्टोर इन टर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एनर्जी डेंसिटी। इसमें से जो बात सम टाइम शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, राइट द फार्मूला एंड डेफिनेशन, या डिफाइन एनर्जी डेंसिटी एंड इट्स फार्मूला। एनर्जी डेंसिटी क्या है और इसका फार्मूला क्या है। आपको पता है जहाँ भी डेंसिटी की बात आए तो उसका मतलब होता है पर एरिया। अगर एनर्जी डेंसिटी है, एनर्जी पर यूनिट एरिया, और अगर आपके पास कोई भी चीज़ जिसमें आप डेंसिटी का वर्ड यूज़ करते हैं, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी आ सकती है, एनर्जी पर यूनिट एरिया भी आ सकती है। लेकिन ज़्यादातर जो है वो पिछले केस के अंदर हमने एनर्जी डेंसिटी जो पढ़ा था उसमें आया था एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसमें भी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ही आएगा। वो जो एनर्जी हम एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर केस में हमने पढ़ा था उसमें था एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब आखिरी आर्टिकल इस चैप्टर का, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। इससे पहले मैं बता दूं कि एनर्जी डेंसिटी सम टाइम, एनर्जी डेंसिटी जो हमने कैपेसिटर केस में पढ़ा था एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसमें भी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ही आएगा एनर्जी डेंसिटी केस के अंदर। और सम टाइम इसको वो बाज़ दफ़ा एनर्जी पर यूनिट एरिया भी आ जाता है, लेकिन इसके अंदर भी आप एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को डिस्कस करेंगे। अगर एनर्जी पर यूनिट एरिया आएगा तो उसकी कंडीशंस कुछ और होंगी। तो इसलिए आपने सिर्फ जो पहले चैप्टर नंबर 12 के अंदर पढ़ा है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम विच इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी, इसमें भी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम विच इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। अब इसका जो आखिरी आर्टिकल है, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर अपने नाम से ज़ाहिर है, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर ऐसा जनरेटर जो अल्टरनेटिंग करंट के ऊपर वर्क करता है, ऐसा करंट जिसकी डायरेक्शन चेंज होती है, जिसकी पोलैरिटी एक ख़ास टाइम इंटरवल के बाद चेंज होती है, उसको हम अल्टरनेटिंग करंट का नाम देते हैं। और जो जनरेटर अल्टरनेटिंग करंट के ऊपर वर्क करता है उसको अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर का नाम दिया जाता है। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है इसकी डेफिनेशन, उसके बाद इसका प्रिंसिपल कि जो अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर है वो किस प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है। अब इसके अंदर कॉइल होती है, कॉइल जब किसी मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करती है तो उसके रोटेट करने की वजह से फ्लक्स पैदा होता है और ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। उसके बाद इसकी कंस्ट्रक्शन कि ये किस तरह से बनी है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, स्लिप रिंग है, इसके अंदर जो कार्बन ब्रशेज हैं, उसके बाद इसकी जो है वो कॉइल है, ये सारी चीज़ें इसकी कंस्ट्रक्शन में आएंगी। फिर इसकी डेरिवेशन है, डेरिवेशन से मुराद आप हर एक के ऊपर अलग-अलग जो है साइडों के ऊपर ईएमएफ कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद डेरिवेशन में आप जो पूरी आपके पास कॉइल होती है हर साइड के ऊपर आप क्या करते हैं, ईएमएफ कैलकुलेट करते हैं और फिर उसका कंपैरिजन या दोनों को आप आमने सामने रख के उसका कपल या उसकी जो रोटेशन है उसको फाइंड आउट करते हैं। पांचवा जो पॉइंट है, वेरिएशन ऑफ करंट एज ए फंक्शन ऑफ थीटा। वेरिएशन ऑफ करंट एज ए फंक्शन ऑफ थीटा के थीटा के लिहाज से करंट कैसे वेरी करता है ये आपने लाजमी बताना है। छठे नंबर के ऊपर है ग्राफ बिटवीन वी एंड बी। जब ये कॉइल रोटेट करती है किसी मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर
तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान बहुत से पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल क्या होता है, चेंज होता है, उसका ग्राफ भी आपने ड्रा करना है। अब इसी चैप्टर से रिलेटेड 8वां जो है शॉर्ट क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज के चैप्टर नंबर 15 का 15.1, 15.2, 15.3, 15.8, 15.9, 15.13, 15.4, 15.5, 15.10 ये सारे के सारे जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं अकॉर्डिंग टू एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 15, ये आपके ALP अकॉर्डिंग टू एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम में ये शामिल हैं। डियर स्टूडेंट, जब भी आपने शॉर्ट क्वेश्चन लिखना है आपने उसकी जो लेंथ रखनी है वो 5 से 8 लाइनों की रखनी है और आपने ये कोशिश करनी है कि जो उसने पूछा है उसी से रिलेटेड टू द पॉइंट उसको जवाब दें। आप उसको अपनी तरफ से जो है उसको लेंथी ना करें, क्योंकि जितना आप उसको लेंथी करते हैं उतनी उसके अंदर जो है वो गलती के चांसेस, उसके अंदर जो है वो मिस्टेक के चांसेस इंक्रीज कर जाते हैं। और उसके अलावा जो क्वेश्चन पेपर के ऊपर पार्ट का नंबर दिया गया है आपने अपनी आंसर शीट के ऊपर भी वही पार्ट का नंबर देना। फर्ज करें कि आप क्वेश्चन नंबर 2 शुरू कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 आपको ठीक तरीके से आता है, लेकिन आपकी आंसर शीट पर वो पहला बन रहा है, तो आपने उस आंसर शीट पर वही नंबर देना है जो क्वेश्चन पेपर पे दिया है। आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 4, बेशक वो आपके आंसर शीट का पहला बन रहा है, आपने उसे हमेशा क्वेश्चन पेपर के मुताबिक उसके पार्ट का नंबर देना है। उसके बाद इस चैप्टर का आखिरी जो आर्टिकल से रिलेटेड, आर्टिकल तो नहीं कहेंगे, इसका जो 9 पॉइंट है वो है प्रॉब्लम्स। अकॉर्डिंग टू ALP एग्जाम्पल नंबर 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.6 ये एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल जब भी आपने सॉल्व करना होती है तो याद रखें कोई भी न्यूमेरिकल है वो उस वक्त तक आप सॉल्व नहीं कर सकते अगर उसके आर्टिकल से मुतल्लक आपको पूरी की पूरी मालूमात नहीं है। इसलिए जब भी अगर आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तो इससे रिलेटेड जो आर्टिकल से रिलेटेड न्यूमेरिकल है उस आर्टिकल को अच्छी तरीके से पढ़ें, उसकी कंडीशन को अच्छी तरीके से स्टडी करें। अब जब हम न्यूमेरिकल एग्जाम्पल नंबर 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.6 डियर स्टूडेंट, आप जब न्यूमेरिकल जो है उसको सॉल्व करते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, एक रट्टे के तौर पे उसको तैयार करते हैं। ऐसा कतई नहीं करना। फर्ज करें ये एग्जाम्पल आपने अगर एक तैयार की है तो उसको अकॉर्डिंग अगर कॉन्सेप्ट करेंगे तो इससे रिलेटेड, इस एग्जाम्पल से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल एक्सरसाइज के अंदर आएंगे वो खुद ब खुद आप सॉल्व करने की सलाहियत रखते होंगे। उसके बाद जो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल हैं 15.1, 15.2, 15.3, 15.7, 15.8, 15.10, 15.16, 15.17, 15.4, 15.5, 15.11 डियर स्टूडेंट, जब भी आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो सबसे पहले उसका डाटा, फिर उसका फार्मूला, फिर उसकी कैलकुलेशन और लास्ट पे आपने जब रिजल्ट लिखना है तो उसके साथ यूनिट ज़रूर मेंशन करना है। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर के अंदर हमने 15 चैप्टर को ब्रीफली डिस्कस किया, जिसमें पहला इंड्यूस्ड EMF एंड करंट, उससे रिलेटेड मैंने बताया डेफिनेशन, फैक्टर अफेक्टिंग और कंक्लूजन। दूसरा डिफरेंट मेथड टू प्रोड्यूस EMF, ये सारा शॉर्ट आता है। उसके बाद मोशनल EMF, डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन, डायग्राम, डेरिवेशन, रिजल्ट। उसके बाद जो आगे से रिलेटेड जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं आर्टिकल नंबर 3 फैराडे लॉ, उसकी सारी लॉन्ग क्वेश्चन है, कहते कहते डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन, डायग्राम, डेरिवेशन, रिजल्ट और ये डेरिवेशन है इसकी, इससे रिलेटेड जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है। उसके बाद चौथा लेंजेस लॉ एंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF, इंट्रो उसका स्टेटमेंट, एक्सप्लेनेशन, डायग्राम और साथ में इसका जो है लेंजेस लॉ एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और जो इससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन आता है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। उसके बाद म्यूचुअल इंडक्शन लॉन्ग है, डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन, डायग्राम, डेरिवेशन, रिजल्ट। उसके साथ जो इससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन आता है वो दिया गया है। उसके बाद पांचवा सेल्फ इंडक्शन, डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन, डायग्राम, डेरिवेशन, रिजल्ट और उससे रिलेटेड जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पे दिया गया है। राइट यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ हेनरी, कि यूनिट क्या है और उसकी डायमेंशन, हेनरी का यूनिट और उसकी डायमेंशन लिखें। एनर्जी स्टोर इंडक्टर, स्टेटमेंट, अब इसकी डेफिनेशन नहीं होती और अगर इसकी डेफिनेशन नहीं है और स्टेटमेंट भी किताब पे प्रॉपर नहीं दी गई तो आपने हर आर्टिकल को शुरू करने से प्रॉपर तरीके से उसकी स्टेटमेंट देनी है, डायग्राम, डेरिवेशन, रिजल्ट और साथ में एनर्जी स्टोर इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एनर्जी डेंसिटी। अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, डेफिनेशन, प्रिंसिपल लाजमी लिखना है, कंस्ट्रक्शन, डेरिवेशन, वेरिएशन ऑफ करंट एज फंक्शन ऑफ थीटा, ग्राफ बिटवीन V एंड B,
शॉर्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। अब MCQs, डियर स्टूडेंट, जो भी आप आर्टिकल पढ़ते हैं या उसको डिस्कस करते हैं तो उसी से रिलेटेड MCQs आते हैं। आप सम टाइम बच्चे वो पॉइंट जो है वो निगलेक्ट कर देते हैं जिससे MCQs आता है। तो आपने जब भी किसी आर्टिकल को डिस्कस करना है तो उसके तमाम पहलुओं को अच्छे तरीके से डिस्कस करना है, उसी से रिलेटेड MCQs हमेशा बोर्ड के अंदर आते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि आपने जो पढ़ा नहीं उससे उठा के वो MCQs आपको दे दे, या आपने FSC का पढ़ा और आपको BSc का उठा के MCQs दे दे, ऐसा मुमकिन नहीं होता। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। किसी पॉइंट पे कन्फ्यूजन हमें व्हाट्सएप या कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अपना वजीफ़ा जो है 11 दफ़ा दुरूद शरीफ हर लेक्चर से पहले ज़रूर पढ़ते रहें, और अपने लिए और उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करते रहें। अल्लाह हमारी उम्मत मुस्लिमा की, गैरजन की मैनेजमेंट की, गैरजन के साथी की, गैरजन के तुलबा और तालबात की, गैरजन के डायरेक्टर की, उनके अमल में, उनके इल्म में और उनके जो रोज़गार हैं उनमें बरकतें अता फरमाएं। फ़ी मानिल्लाह।